हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आइए आपको लिए चलते हैं फिर अपने उस वीडियो क्लास में ज्योग्राफी के, जिसमें आज एक नया टॉपिक आपके सामने है। वो है व्हीट यानी गेहूं। गेहूं की पैदावार, ये क्रॉप कहाँ पर, कैसे, किन परिस्थितियों में, किन भौगोलिक जलवायु में ये पैदा होती है, इन सब के लिए थोड़ा सा हम आपको इसकी हिस्ट्री बता दें। इसका इतिहास है, वैसे तो इसका इतिहास लगभग 7000 साल पहले का है। लगभग इतिहासकारों ने और वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च से बताया है कि करीब करीब इसका इतिहास 7000 साल पहले का है। लेकिन भारत में ये करीब करीब 5000 साल पहले इसकी हिस्ट्री आरंभ होती है। आपने नाम सुना ही होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके अंदर जो सिंधु नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में जो सभ्यता पाई गई है, तो उसमें मोहनजोदड़ो, ये दो अलग अलग नगर हैं। इन दोनों नगरों की खुदाई के बाद जो पॉट में, जो मिट्टी के बर्तन में जो गेहूं की प्राप्ति हुई, तो उसको देखने के बाद वैज्ञानिकों ने ये रिसर्चेस उनकी हुई। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर गेहूं यानी भारत के आसपास का गेहूं जो होता था वो लगभग 5000 साल पुराना है, इसकी जो पैदावार है। अब आप देखिए कि हमारे देश में ये जो गेहूं का उत्पादन हो रहा है पूरे हर जगह एक जैसा नहीं है। कारण क्योंकि कोई फसल, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, दलहन हो, तिलहन हो, कुछ भी हो, उसके लिए खास तरह की क्लाइमेट, खास तरह की जलवायु होती है। उसका यानी तापमान कैसा होना चाहिए, वर्षा कैसी होनी चाहिए, वहाँ की मिट्टी कैसी है, इरिगेशन है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ लेबर है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो गेहूं की फसल हमारे देश में, आप ये समझ लें, करीब करीब 5000 साल पहले इसका इतिहास है। और आज जो पैदा हो रहा है गेहूं हमारे देश में, वो बहुत सारे प्रदेश में हो रहा है। लेकिन बिफोर 1947, आज़ादी से पहले हमारे देश में इसकी बड़ी परेशानी थी। इसका उत्पादन बहुत कम होता था और बहुत सारे घरों में गेहूं की रोटियां, यानी उसको पीसने के बाद जो आटे होते हैं उसकी रोटियां हर जगह नहीं होती थी, हर घर में नहीं होता था। जौ और बाजरे या मक्का, इस तरह की लोग रोटियां खाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे तरक्की होती गई और सबसे बड़ा जो इसमें एडवांसमेंट आया, इसमें तरक्की या इसका विकास का जो क्रम बना, वो रहा है भारत में आज़ादी के बाद लेट 60s, 1960 के बाद का जो पीरियड रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि वो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जिसमें नए तरह के बीज, नए तरह के खाद और वैज्ञानिक एक तरह से नए उपकरण के साथ साथ नए नए इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए, जिससे हमारी खेती का एक तरह से प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। और इतना बढ़ा कि लगभग हम सब आश्रित जो दूसरे देशों पर हुआ करते थे, अब हम आत्मनिर्भर हो गए। यह सबसे बड़ा कमाल रहा है आत्मनिर्भर होने का। हमारा देश इस समय जो गेहूं पैदा करता है, जो प्रोडक्शन हमारा है पूरे विश्व में, करीब करीब देखिए हमारा देश 12% पूरे विश्व का यहां गेहूं पैदा होता है। और हर जगह गेहूं एक जैसा नहीं होता, और नहीं आप ये भी जाने कि इसके लिए किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, रिलीफ कैसा होना चाहिए, नहीं उसका उच्चावचन कैसा होना चाहिए, क्या प्लेन पर होता है, पहाड़ों पर होता है। तो ये ज्यादातर तो प्लेन की फसल है, लेकिन हल्के उठे हुए पठारों और पहाड़ों पर भी होता है। क्योंकि सी लेवल से या समुद्र की का जो लेवल है, समुद्र की सतह से लेकर के 3300 मीटर की ऊंचाई तक इस फसल को उगाया जाता है, इसका फसल काटा जाता है। अब आप इसको देखिए कि जब नीचे से लेकर इतनी ऊंचाई तक इसको फसल काटी जा सकती है, तो इसका मतलब ये है कि ये पौधा बड़ा ही एक तरह से स्ट्रांग है, मजबूत है। ये इसके अंदर खासतौर से, हालांकि रबी की फसल कही जाती है,
और ये शीतकालीन, इसको अगर हिंदी में कहें तो समशीतोष्ण क्षेत्र में ये पैदा होता है। अब आप देखें कि इसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वैसे इससे पहले एक चीज और बता दूं आपको कि एक महत्वपूर्ण चीज है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ये एक प्रकार का भारतीय सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाई गई, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जो यहाँ के पूरे फसलों के प्रोडक्शन को, उसके उत्पादन के तरीकों को, उसके एडवांसमेंट को या फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को, ये सब कुछ देखता है। तो इसने बड़ी मेहनत की है और बहुत दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि किसानों की जो समस्याएं हैं, हालांकि किसानों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं अभी, उस पर हम कभी किसी और वीडियो में देंगे, आपको उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमें ये देखना होता है कि इन संगठन का योगदान क्या रहा है। तो इस संगठन का जो ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें बहुत बड़ा योगदान इसका रहा है। आइए अब थोड़ा सा उधर चलें कि किन कंडीशंस में, किन दशाओं में, भौगोलिक दशाओं में गेहूं उत्पन्न किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तापमान कैसा होना चाहिए। तो तापमान के लिए जिस समय इसकी बुआई होती है, अक्सर अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, यानी इसके बीज बोए जाते हैं। उस समय का तापमान 10 से 15 डिग्री के आसपास अगर हो, ये ज्यादा अच्छा है। यानी 15 डिग्री 17-18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हो तो दैट्स गुड। लेकिन इस समय से लेकर 4 महीने के अंदर अंदर इसे पानी की आवश्यकता बीच बीच में पड़ती है। अब समस्या हमारे देश में है कि हमारे देश में बारिश जो होती है, हमारे देश में जो वर्षा होती है, वो तो आमतौर से गर्मी के दिनों में होती है, और गर्मी के दिनों में जो वर्षा होती है वो मानसूनी होती है। तो इस चीज की एक प्रॉब्लम है कि हमारे देश में वर्षा की कमी की वजह से पानी की कमी हो जाती है। लेकिन जहां पर सिंचाई के साधन है, वहां के लिए सबसे अच्छा है, बहुत अच्छे, वहां प्रोडक्शन अच्छे से होता है। तो पैदाइश यानी जिस समय पौधा लगाया जाए उस समय 15 डिग्री 17-18 डिग्री तक सेंटीग्रेड तापमान रहता है, तो दैट्स ओके, ठीक है। उससे अधिक होने पर गेहूं की फसल नहीं लगती है, यानी फसलों का उत्पादन उस समय बहुत अच्छा है। तो 10 से 15, 16, 17, 18 ऐसे भी हो सकता है इस यानी प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जब हम कटाई की तरफ चलते हैं, कटाई की तरफ आप चले तो आपको उस समय का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। जैसे जनरली अप्रैल में, हमारे उत्तर भारत में अप्रैल में या अप्रैल के लास्ट तक, कभी कभी मई के फर्स्ट वीक तक भी कटाई होती है। आप ये देखें कि इन सब उत्तर भारत में, ये जो उत्तर भारत का आप क्षेत्र देख रहे हैं, इस उत्तर भारत में अप्रैल में, अब अप्रैल में सूखा होने लगता है, ड्राई होने लगता है, और फिर मई में लू चलने लगती है। तो अगर बहुत तेजी से एक बैग से लू चलती है तो दाने जल्दी सिकुड़ जाते हैं, यानी जो गेहूं की फसल में उसके जो दाने होते हैं, उसकी बालियां होती हैं, तो बहुत तेजी से लू चलती है तो सूखता है। लेकिन धीरे धीरे गर्मी अगर चलती रहे तो उसका जो फसल पकती है बहुत अच्छे से पकती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे अप्रैल में या मई के फर्स्ट वीक के आसपास तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो तूफान है, बारिश आ जाती है, चक्रवाती झोंके आ जाते हैं, या इस प्रकार के मौसमी जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। इस वजह से कभी कभी गेहूं को परेशानी आती है कटाई के समय में। और कटाई के समय में तापमान हमने आपको बता ही दिया कि उस समय तापमान होना चाहिए कम से कम 30 डिग्री के आसपास। ये तापमान सबसे अच्छा तापमान होता है कि इस तापमान के अंतर्गत बहुत अच्छे से कटाई होती है। लेकिन बिल्कुल से एक बैग से ऑल ऑफ सडन अगर लू चलने लगती है तो क्या होता है, उसके दाने सूखने लगते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन काटने के समय में हमारे प्रदेश में अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ये समझिए कि फसल उसकी बहुत शानदार होगी, बहुत अच्छी होगी। अब देखिए उसके बाद वर्षा कैसा होना चाहिए। तो वर्षा इसके लिए
वर्षा आप समझ लें कि वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जलीय पौधा नहीं है ये वाटरी एक तरह से नहीं है। जलीय पौधा नहीं होने की वजह से इसको सिर्फ 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच में वर्ष भर में वर्षा मिल जाए तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। ये फसल आप देख लें कि पूरे भारत में अगर देखें, इस नॉर्थ इंडिया में देखें तो लगभग हम चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये सारा का सारा भाग हमारा जो है उन सब में 125 सेंटीमीटर से के आसपास तक वर्षा हो जाती है साल भर में। और हमें जब वर्षा बहुत लगातार नहीं चाहिए, लेकिन वर्षा की जब कमी होती है तो हमें सिंचाई के साधन की तरफ देखना पड़ता है कि सिंचाई के कौन से साधन हैं। हालांकि पूरे उत्तर भारत में अगर ईस्ट इंडिया की तरफ आए, भारत में इधर चलें, उत्तर प्रदेश और बिहार इधर चलें, तो आपको सिंचाई के साधन हैं बट कम हैं। वेस्ट यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी प्रदेशों में सिंचाई के साधन ज्यादा अच्छे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समय समय पर 15-20 दिन पर एक बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए नहरों का होना बहुत अच्छा है। और अगर नहर हैं तो आप समझ लें कि बहुत अच्छे से इसका प्रोडक्शन होता है। अब आइए, अब हम ये देखें कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, हल्की बलुई मिट्टी भी इसमें काम आती है। और हमारे उत्तर भारत में अगर आज इस तरह का देख लें तो गंगा है, जमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, बहुत सारी नदियां हैं, मतलब सो मेनी रिवर्स। ओके, तो अब इधर देखिएगा तो उन रिवर्स के सहारे जो मिट्टी का फैलाव है उत्तर भारत में, गंगा का एक बड़ा भारी विस्तृत मैदान है, उसमें बहुत ज्यादा गेहूं की फसलें पैदा होती हैं। दरअसल इसके लिए दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो दोमट मिट्टी और साथ साथ बलुई मिट्टी भी हमारे पूरे उत्तर भारत में पाई जाती है, तो इसलिए गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है। अब आइए उसके आगे, इसमें मानवीय श्रम की जरूरत पड़ती है। मानवीय श्रम नेचुरली किसी भी काम करने के लिए तो मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खासतौर से जब गेहूं का आप उसकी फसल करते हैं तो बुआई के समय और कटाई के समय खासतौर से मानवीय श्रम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। उस समय थोड़ा भी खेत अगर आपके पास है तो उसके लिए कटाई के लिए, उसको बंडल बनाने के लिए, उसको घरों तक ले जाने के लिए या उसे कृषि मंडी तक ले जाने के लिए बहुत सारे लेबर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये इसकी नीड है, इसकी जरूरत है कि गेहूं की फसल के लिए ज्यादा श्रमिक की आवश्यकता होती है। अब आइए हम चलते हैं कि हमारे भारत में किन किन जगह पर, किन किन राज्यों में ज्यादातर उत्पादन अच्छा होता है गेहूं का। आइए सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलें। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 34% गेहूं उत्पन्न करता है और 357.19 यानी 357.19 लाख मैट्रिक टन इसका प्रोडक्शन सालाना है इस समय। और साथ साथ ये भी देखें कि 97.86 यानी 97.86 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है। जो महत्वपूर्ण नगर हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन जगह पर, नगरों में तो कम, नगरों के किनारे जो इसके खेत होते हैं उसमें किन जगहों पर हो रहे हैं, उसकी खेती होती है, मैं बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में अगर आप आइएगा तो मेरठ है, बुलंदशहर है, आगरा है, कानपुर देहात है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद, इस तरह से ये जो आपको जिले मैंने बताए वहां पर बहुत अच्छे ढंग से कृषि का कार्य होता है गेहूं का। अब उत्तर प्रदेश में गेहूं के लिए जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी अच्छी हैं। खास तौर से यहाँ का मौसम या यहाँ की टोटल जलवायु देख लें तो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा इसके लिए ये है कि जाड़े के दिनों में इसे बहुत ज्यादा एक प्रकार से पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कुछ सिंचाई के साधन या नलकूप वगैरह से इसको मिल जाता है
पानी की सप्लाई। अब देखें उत्तर प्रदेश में दूसरी क्या खास बात है, वो ये है कि इस पूरे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है और ढेर सारी जनसंख्या यहां पर है, इससे श्रमिक आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं। तो एक प्रकार से श्रमिक यहां आसानी से मिलने की वजह से श्रम की समस्या नहीं होती है, लेबर्स की समस्या कम से कम होती है। अब आइए दूसरे पे चलते हैं, हमारे पंजाब की तरफ चलें। पंजाब, अगर गेहूं के मामले में अगर पंजाब का नाम ना लिया जाए तो आप समझ लें कि भारत में गेहूं का उत्पादन ही नहीं हुआ। पंजाब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, और आपको तो पता ही है लोहड़ी वगैरह वहां मनाई जाती है। वहां लोग कृषि के ऊपर खुशियां मनाते हैं, अपनी फसलें काटते हैं, उस समय खुशियां मनाते हैं। पंजाब का गेहूं बहुत अच्छा होता है, पंजाब में जबरदस्त खेती की जाती है। वहां पर तो एक प्रकार से पंजाब में लोग कृषि का कार्य करते हैं, वो बड़ा साइंटिफिक करते हैं और लोग ऐसा करते हैं कि उसको लागत की खेती करते हैं। इसलिए जो पंजाब का क्षेत्र है बहुत आगे है भारत में। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि पंजाब का संबंध और हरियाणा का संबंध कनाडा से बहुत अधिक है। इसलिए कनाडा की जो टेक्नोलॉजी है या वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ का ज्ञान है, अपने इस प्रदेश में ला करके वो यूज़ करते हैं। इसलिए नए नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पंजाब के लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आइए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं खास। देखिए ये पूरा अगर देखा जाए तो भारत का लगभग 21.77 ये प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, ये परसेंट, ठीक है। अब देखिए, और कुल जो एरिया है गेहूं का एरिया, उसमें लगभग 13% भाग पर कृषि का गेहूं का कार्य होता है। जो गेहूं का टोटल एरिया है पूरे भारत में, उसका 13% एरिया पंजाब कवर करता है। इसके बाद इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो उत्पादन है हर वर्ष का लगभग 180 लाख मैट्रिक टन, इतना बड़ा इसका उत्पादन है। हालांकि ये सेकंड पोजीशन में है, लेकिन पंजाब एक तरह से छोटा ही है, उत्तर प्रदेश से छोटा है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पंजाब में उसका जो महत्वपूर्ण उसके नगर हैं या उसके जो जिले हैं, उसमें फिरोजपुर है, कपूरथला है, भटिंडा, अमृतसर, पटियाला, ये महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें जो पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूं, वो आपकी कृषि के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपकी कॉम्पिटिशन्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो शीतकालीन मानसून होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उठता हुआ आपको हमारे वेस्ट भारत के पश्चिम में होता हुआ भारत में प्रवेश करता है। जब भारत में प्रवेश करता है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, हरियाणा पंजाब में खूब अच्छी बारिश हो जाती है शीतकालीन, यानी दिसंबर में हरियाणा पंजाब में बहुत अच्छी बारिश होती है। उसी प्रकार ये आपका उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, वहां पर भी अच्छी बारिश हो जाती है। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में गेहूं का उत्पादन ईस्ट यूपी से ज्यादा बेहतर होता है। इसीलिए पंजाब का जो हिस्सा मैंने बताया आपको, वो वेस्टर्ली विंड यानी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो होता है, यानी पश्चिमी विक्षोभ होता है, जाड़े के दिनों में दिसंबर में खास तौर से, उसमें जिस प्रकार से पैदा होता है, वो उस समय सिंचाई की जरूरत पड़ती है। उस समय गेहूं को चाहिए होता है पानी, लेकिन ये नेचुरल रूप में, एक तरह से प्राकृतिक रूप से उससे पानी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यहां कहते हैं ना इस ईस्टर्न यूपी में कि सोना बरस रहा है, यानी जाड़े के दिनों में अगर बारिश हो रही है तो गेहूं के लिए वो सोना होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ बड़ा काम करता है। जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है उससे फसल गेहूं की बहुत अच्छी होती है पंजाब में। और
एक चीज और बता दूं पंजाब में कि यहां पर करीब करीब 18,000 17,500 ये कंबाइन जो हार्वेस्टर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ और भी होने लगा है ज्यादा। वहां की खेती और ईस्टर्न यूपी के जिस साइड में हम सब हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देख लें तो वहां की कृषि से और वहां की कृषि में कटाई में या उसके सेटिंग में या उसको कृषि मंडी तक ले जाने में बहुत सारी उनका एडवांसमेंट हमसे बहुत ज्यादा है। हमारी कृषि उतनी एडवांस नहीं है जितनी कि पंजाब के लोग करते हैं। वहां कटाई, बुआई से लेकर के कटाई तक मशीनें यूज करते हैं। देखिए, इसमें जिन जगहों का हमने नाम लिया उनमें गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी चीज वहां की गवर्नमेंट ने की है कि वहां के लोगों को कूपन सिस्टम कर दिया है। कूपन सिस्टम क्या है? कूपन सिस्टम यह है कि एक कृषि मंडी तक पहुंचने के लिए एक किसान को 50 से 70 क्विंटल गेहूं वो आकर आराम से जमा कर सकता है, दे सकता है। लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि इससे ज्यादा भी अगर करना है तो उसको मल्टीपल एक तरह से कूपन दिया जाता है, तो उसका प्रोडक्शन और अच्छा हो जाता है। क्यों? कि उसको उत्साहित होता है कि हमारा गेहूं कहीं बर्बाद नहीं हो रहा है, हम अच्छे से उसको मंडियों तक ले जा रहे हैं, उसे बेच दे रहे हैं, उसे हमारा पैसा मिल रहा है और एक तरह से बाजार भी लाने की सुविधा बहुत अच्छी है। तो इस तरह से पंजाब को देखा जाए तो पंजाब इस मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे ये सारी सहूलतें या एक तरह से आसानियां मिल रही हैं। हरियाणा को देखें, हरियाणा में वही सब कुछ है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये लगभग एक ही क्षेत्र है। लेकिन एक तरह से पंजाब अलग स्टेट हो गया, हरियाणा अलग हो गया, चंडीगढ़ टेरिटरी होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि हरियाणा भी लगभग वैसा ही है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है पंजाब से। लेकिन वहां पर पूरे भारत का 9% गेहूं उत्पन्न होता है, उसका 14% एरिया पूरे अगर गेहूं के उत्पादन का प्रतिशत निकाल लें तो 14% हिस्सा वहां पर गेहूं उत्पन्न होता है। और वहां पर जो कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, रोहतक है, जिंद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, पानीपत है, और इसका जो उत्पादन है 120 लाख टन मैट्रिक टन, 120 लाख मैट्रिक टन पर ईयर, प्रति वर्ष, ये उसका उत्पादन है। अब आइए थोड़ा हम राजस्थान चलते हैं। राजस्थान का नाम आते ही आप कहते हैं कि राजस्थान तो एक बैरन लैंड है, वहां पर तो बिल्कुल एरिड जोन है, या यूं कह लें कि वहां पर तो बिल्कुल से डिजर्ट है, थार मरुस्थल है। तो वहां गेहूं का कॉन्सेप्ट क्या है? वहां गेहूं का कॉन्सेप्ट क्या है? वहां पैदावार कैसे होगी? लेकिन होती है तो कैसे होती है? देखिए, यह सच बात है कि हम थार में या मरुस्थलीय भाग में हम बिल्कुल से कृषि का कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर कर भी पाते हैं बहुत छोटी या कम चीजें, मोटे अनाज कर पाते हैं। लेकिन इसको हमने कैसे कर लिया? इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वहां पर राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है उससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इंदिरा गांधी कैनाल, ये जो नहर बनाई गई है, इसी के कारण 7.49% प्रोडक्शन पूरे भारत का वहां पर होता है, और वहां का 7.24% पूरे जो कृषि भूमि है गेहूं की, उसका उपयोग वहां होता है। गंगानगर, भरतपुर, कोटा, अलवर, जयपुर ये जगह हैं जहां पर गेहूं की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। आइए अब थोड़ा सा बिहार की तरफ चलें। बिहार पूरे देश का 6%, ओनली 6% प्रोडक्शन करता है, जबकि 8.7 पूरे कृषि भूमि का, यानी गेहूं की कृषि भूमि का 8.7 व्हीट का एरिया है। वहां पर उतने जगह पर कृषि का कार्य होता है। रोहतास है, भोजपुर है, चंपारण है और नालंदा है, इन जगहों पर गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। इसके अलावा पूरे भारत में जहां जहां पर भी गेहूं का उत्पादन होता है उसमें थोड़ा सा महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है,
और मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो थोड़ा न्यू इमर्जिंग है। वहाँ गेहूं की फसल थोड़ा तेजी से लोगों ने एक तरह से इधर विगत 5-6 साल के अंदर गेहूं की जो फसलें हैं वहाँ पर उसका बढ़ावा मिला है और एक तरह से अब धीरे धीरे वो तरक्की कर रहा है और हो सकता है कि 5-7 साल के अंदर अंदर एक नए टॉप 10 में मध्य प्रदेश भी आ जाए। तो एक प्रकार से पूरे सिनेरियो में गेहूं की फसल के लिए हमने आपको बताया कि गेहूं की फसल हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर को बनाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन में हमारे कैलोरी उससे मिलती है और हमको शक्ति मिलती है, हमको एक्टिव रखती है। इसलिए भी ये फसल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारत के लिए और हम इसका उत्पादन कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हमें ये देखना होगा कि इसके प्रोडक्शन के लिए जो नई तकनीक है, जो हरित क्रांति के बाद अब हम 21st सेंचुरी में हैं और लेटेस्ट टेक्निक हम क्या लगा सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से इसके लिए आना पड़ेगा, साथ में जुड़ना पड़ेगा और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट और किसानों का जो संयोग बने, जो मिलन हो या एक साथ कोऑपरेशन एक दूसरे को हो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हो, तब जाकर हम इसके प्रोडक्शन को, इसके उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू मच। आज आप सब ने ध्यान से सुना मेरी बातों को और नेक्स्ट वीडियो में जस्ट आई एम कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो मे बी एग्रीकल्चर, सम मोर एग्रीकल्चर टॉपिक हो सकता है, लेकिन आप सब मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहें। आप सबके कहने पर भी मैं ज़रूर कुछ ना कुछ नए टॉपिक भी देता रहूँगा। अपने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे हमारे वीडियोस बन रहे हैं और हर 2-1 दिन के बाद ही वीडियोस आपके सामने आएंगे, अपलोड करेंगे। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपके ज्ञान के लिए मुझे भी हौसला मिलेगा कि आप सबके साथ मैं लगा हुआ हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा आप सबको ज्ञान बांटने में और आप सबके मशवरे, आप सबके सजेशन का मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।